चलो कोई नहीं, हो गया। अरे हो गया, तुम लोग पढ़ तो लेते हो यार। इट्स ऑल राइट। सुनो, अब पहला दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसका क्वेश्चन आता है गिव रीजन में, है ना। अब क्या इसमें आंसर कैसे लिखोगे? आपको पता है कि एक कंडक्टर का सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? उसके सरफेस पे। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। पहली चीज ये हो गई। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। अब सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q कितना है? जीरो। तो अगर Q जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, चालू कर दिया। तो ये बन जाएगा गिव रीजन वाला कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। बाय बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? अरे मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज गिवन बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो। बन जाएगा बेटा सभी को। इजी है ना? इज इट क्लियर? तो इसको आप अपने शब्दों में थोड़ा मोल्ड करके लिख देना और ये स्टेटमेंट भी लिख देना बाय गॉस लॉ। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। दूसरा दिया है, देखो एनसीईआरटी में आपको दिया है यहाँ पे। ठीक है, पेज नंबर मैं पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी का 68। आपके पास एनसीईआरटी तो आप खोल के देख सकते हो। मेरे पास एक्चुअली पीडीएफ फॉर्म है, वैसी एनसीईआरटी नहीं, तो मेरे को बार बार नेट से वो देखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये दिया है। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये सब क्वेश्चन आते हैं गिव रीजन में, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा देखो, कह रहा है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ये एक चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, इसको मैं स्फेरिकल मान लेता हूँ। अभी स्फेरिकल मान लेता हूँ, इसका मतलब हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? पोटेंशियल आपका सेम रहेगा, है ना। अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस मानता हूँ कंडक्टर को, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि रेडियस सेम है और अंदर वाला चार्ज भी सेम है। तो अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो ये कैसा सरफेस हो जाएगा? इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा चार्ज को मूव करने में? जीरो हो जाएगा। तो वही कह रहा है, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू सरफेस एट एवरी पॉइंट। कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर को नॉर्मल होगी। अब इसका आंसर आप कैसे दोगे? इसका आंसर आप कंट्राडिक्शन करके दोगे। आप ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, बल्कि सरफेस से थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। आप ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, बल्कि सरफेस से थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया? ई कॉस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया? ई साइन थीटा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो सरफेस के अलोंग है कंडक्टर के। तो अगर वो कंडक्टर के सरफेस के अलोंग है, इसका मतलब कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसके सरफेस पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब चार्जेस पर फोर्स लगेगा। अगर चार्जेस पे फोर्स लगेगा तो चार्जेस में डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर चार्जेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा तो चार्जेस पर क्या होगा? वर्क डन होगा। बट हमें पता है कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है? जीरो। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या हो जाएगी? कंडक्टर के अलोंग ये भी जीरो हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो कब होगा? अगर कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर है। थोड़ा जल्दी मैंने बता दिया, फिर से सुन लो। क्या मानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा अगर लग रहा है सरफेस के कंडक्टर पे, कंडक्टर के सरफेस पे, तो वो कुछ फोर्स लगाएगा और चार्ज में डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब चार्ज में वर्क डन होगा। बट वी नो दैट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज जीरो। देयरफॉर दिस कंपोनेंट हैज टू बी जीरो। और ये कंपोनेंट जीरो कब होगा? जब कॉस थीटा जीरो होगा। और थीटा जीरो कब होगा? जब जब ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर को क्या हो गई? परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज सभी को? श्रीजॉय, प्रांशु, ईवा। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, बोर्ड में। महवेश, अविशी। अब देखो आगे। नेक्स्ट। कौन कहते हैं भगवान, तुम
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहले वाले का जस्ट अपोजिट है, मतलब उल्टा है। कह रहा है नेक्स्ट वाला, गिव रीजन, जो आपको आता है एग्जाम में। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। आपको क्या पता है, आपको इसका जस्ट उल्टा कर दो। आपको ये पता है कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो। अब गॉस लॉ क्या बोलता है, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी आप गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हो। पहले वाले का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, बन जाएगा। इजी है ना, इजी पीजी जैपनीज, सबका आंसर सेम है। लास्ट देखो, लास्ट कह रहा है ये, अगर आपको कोई चीज मान लो समझ में नहीं आती है, आपने बहुत ट्राई किया, तो उस पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। आप उसको याद भी कर सकते हो, ठीक है, आंसर्स आपको मिल जाएंगे नोट्स एंड ऑल में। यू कैन ऑल्सो मेमोराइज इट रादर देन वेस्टिंग टू मच टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है ना। देखो यहाँ पे, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value on its surface। कह रहा है कि अगर मान जैसे मान लो मैंने कंडक्टर ले लिया, अब आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, माइनस डीवी बाई डी आर, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कंडक्टर के अंदर ई क्या हो जाएगा, जीरो, तो आपको मिल जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक, तो इसका मतलब डीवी कितना मिल जाएगा, डी आर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस डीवी हो जाएगा जीरो, या डीवी हो जाएगा इतना। अब मान लो मैंने कंडक्टर में दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया पॉइंट ए और एक ले लिया पॉइंट बी। यहाँ पर पोटेंशियल है वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल है वी बी। अब डीवी मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो डीवी कितना हो जाएगा, मान लो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए, प्रूफ कर दिया आपने कि कंडक्टर के अंदर अगर मैंने दो पॉइंट लिए तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। और वही पोटेंशियल कंडक्टर के सरफेस पे भी होगा। यही प्रूफ करना है कि अंदर जो है पूरा जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भले जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल थ्रू आउट सेम हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। So if electric field is zero, this doesn't mean that potential is zero. It means that potential can be constant। dV मतलब क्या होता है, change in potential, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, चेंज जीरो है मतलब उन दोनों की वैल्यू क्या है, दो पॉइंट की वैल्यू सेम है। क्लियर है ये चीज। हम्म, ईवा, प्रसून, श्रीजॉय, महविश, दीपांशु, अविशी। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। लास्ट वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इसको छोड़ दो, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मैंने पहले ही समझा दिया था, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमिना ऑफ सेविंग अ बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पुटिंग इट इनसाइड अ मेटालिक केज। किसी भी मेटल के अंदर उसको रख दोगे तो क्या होगा, आपको पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल नहीं करती है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जीरो होती है। तो वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि कार वाला एग्जांपल दे देना कि आप कार में अंदर बैठे हो और बिजली गिर रही है, तो जो बिजली गिरेगी वो कार के ऊपर सरफेस से होते हुए जमीन में चली जाएगी और आपको टच नहीं करेगी। So this is what electrostatic shielding is, saving any device or equipment from high value of electric field by putting it in a metallic surface या metallic cage। तो क्या होगा, जितना भी चार्ज है वो मेटल के सरफेस से जमीन में चला जाएगा और अंदर जो चीज है उसको टच नहीं करेगा, बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सबसे पढ़ाया था ना पहले भी, सिंपल है। अगर ये आएगा तो एक नंबर का पूछ लेगा कि इसमें फिनोमिना कौन सा लग रहा है, ठीक है, तो आप लिख देना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल कर लेना, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। वेरी गुड, चलो देखो डाई इलेक्ट्रिक देख लो। डाई इलेक्ट्रिक आप समझ लो क्या होता है।
देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक जनरली क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कोई कंडक्टर का भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा। डाई इलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कंडक्ट करते हैं बिना उसको ट्रांसमिट या ट्रांसमिट करते हैं बिना करंट के फ्लो के। क्या मतलब कहने को इसका, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक मटेरियल है, ठीक है। अच्छा पहले टाइप देख लेते हैं, पहले अपन टाइप देख लेते हैं। दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर, ठीक। देखो एनसीईआरटी का मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा नॉन पोलर और पोलर क्या होते हैं। अरे यार कहाँ चला गया, जादू हो गया ये तो। अरे इस वाली बुक में तो दिया ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, सुना। ठीक, नॉन पोलर मतलब जितने भी जनरली कोवेलेंट कंपाउंड है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं एक साथ। अब कोइंसाइड हो जाते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो इनका डायपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। So non-polar dielectrics are those dielectric that are symmetrical in shape. सबसे पहले symmetrical होते हैं और इनका center of positive and center of negative charge coincide करता है, जिसके कारण इनका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2। ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा एटम है। अब ये क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाएंगे, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। और एग्जांपल क्या है, O2, और एग्जांपल क्या है, CO2, ये जितने भी कोवेलेंट वाले हैं। नेक्स्ट होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें हल्का सा डायपोल मोमेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे वाटर, ये वाटर है, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसकी खींच लेगा, सॉरी इसकी खींचेगा और इसकी। तो इस पर 2 यूनिट पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या हुआ, इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर हो गए, तो इनमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो किसी भी सब्सटेंस में, मान लो ये एक पार्टिकल है, ठीक, ये माइनस है ये प्लस है, नो ये पोलर वाला वाटर का है। फिर एक दूसरा आ गया, ये माइनस है ये प्लस है। फिर तीसरा आ गया, ये प्लस है ये माइनस है। तो एक्चुअली जब तक आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तो क्या होता है, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के डायपोल हैं, इन लोग कैसे अरेंज होते हैं, रैंडमली। कैसे होते हैं, रैंडमली। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है सबको मिलाकर वो कितना आ जाता है, जीरो। इंडिविजुअल पार्टिकल के पास तो डाइपोल मोमेंट है, बट क्योंकि वो रैंडमली अरेंज है तो एक का डाइपोल मोमेंट दूसरा कैंसिल कर देता है और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब सवाल आता है कि आप डायपोल मोमेंट इंड्यूस कैसे कर सकते हो। तो इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इस सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। तो क्या होगा, जो जैसे मान लो वाटर ही है तो उसका माइनस इधर, उसका प्लस इधर, है ना, माइनस प्लस के पास जाएगा, ये ऐसा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो एक परमानेंट डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। इसी को अपन पोलराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। पोलराइज करना मतलब डायपोल मोमेंट इंड्यूस करना। एक चीज और, इसी बेसिस पर आपका कौन वर्क करता है, आपका कैपेसिटर वर्क करता है। खैर अभी अपन बाद में देखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया आपको क्या होता है डाइलेक्ट्रिक। अच्छा एक चीज सुन लो, यहाँ पर कोई भी चार्ज ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, बस एनर्जी स्टोर हो रही है ड्यू टू द डायपोल, लेकिन कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा।
है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कंडक्ट करते हैं विदाउट ट्रांसमिटिंग एनीथिंग, है ना। तो यही होते हैं डाइलेक्ट्रिक, दो दे आर इंसुलेटर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग और ट्रांसमिटिंग एनीथिंग। कुछ भेजते नहीं है, चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे से हल्के दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। और कैसे किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अपन पोलराइज कर सकते हैं, बाय प्लेसिंग इट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। पोलराइजेशन होता है डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कितना डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है पोलराइजेशन। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट डेवलप होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज आपको जो याद करनी है, इसको बोलते हैं ससेप, अरे इसकी मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, ससेप्टिबिलिटी। लेट मी राइट इट स्पेलिंग, स्पेलिंग मेरी वीक है, ये स्पेलिंग है SUSCEP, SUSCEP, ससेप्टिबिलिटी। इसको अपन ची से डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल है इसको अपन ची बोलते हैं। मतलब कैसे बनाना है, ये ऐसा बना दो और ये सीधे ऐसा, इसको सीधा बना दो, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी बताता है कि कोई भी सब्सटेंस किस एक्सटेंट तक पोलराइज हो रहा है। अगर ज्यादा पोलराइज होगा तो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, अगर कम पोलराइज हो रहा है तो ससेप्टिबिलिटी कम है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है K इज इक्वल टू 1 प्लस ची। के क्या है बेटा, के होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूला था, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्या फॉर्मूला था, F0/Fm। और इसका फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हो, E0/E। ये तीन फॉर्मूले हैं। तो मान लो अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसकी वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालने को दे देगा। और यहाँ डाइलेक्ट्रिक, या तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दे देगा कितना है, या तो फिर ये दे देगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे देगा, या तो फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन वैक्यूम दे देगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, सॉरी वैक्यूम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम दे देगा। तो उसके हिसाब से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी डेफिनेशन क्या ससेप्टिबिलिटी की, इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन, ठीक। कितना पोलराइज हो रहा है वो होता है ससेप्टिबिलिटी। अच्छा एक चीज और, ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, प्योर नंबर है ये, ठीक है। इट इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई इज्जत नहीं है इसकी, ठीक है। इतना बन जाएगा। अब क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो इसमें ज्यादा थ्योरी तो नहीं पूछेगा, सिंपल आपसे चीजें पूछ लेगा, ठीक। रटने वाला है सब, ओके। एक बार पढ़ लेना। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है। या कैपेसिटर बता दें, कैपेसिटर क्या होता है। क्यों भैया, कैपेसिटर बता दें, बताओ। चलो कैपेसिटर बता देते हैं, देख लो, छोटा सा कंसेप्ट, फिर अपन कल से आगे पढ़ेंगे, ठीक। 2 मिनट बचे हैं। देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, टर्म एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सुन लो, कैपेसिटर क्या होता है, देखो मान लो, ये मान लो एक थिन प्लेट है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी हुई है। यहाँ पर मैंने इसको हाई पोटेंशियल दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाजू में मैंने एक और प्लेट रख दी, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा, नेगेटिव। और इसके अपोजिट एंड में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। अब देखो स्टोर कैसे करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव के पोटेंशियल को कम करेगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव बाहर लगा है ये इसके पोटेंशियल को सपोर्ट करेगा। मैं चाहता हूं कि ये जो ओवरऑल पोटेंशियल है इस कॉम्बिनेशन का, ये कम हो जाए। अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा इस ये वाली, ये अंदर वाली जगह पे, इस वाली जगह पे अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो फिर मैं और इसको चार्ज दे सकता हूँ, और चार्ज देकर और पोटेंशियल बढ़ा सकता हूँ। तो कैपेसिटर का जो कंसेप्ट है बेटा, वो डिपेंड करता है कि आप पोटेंशियल को कितना कम कर सकते हो स्पेस में। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बाहर वाली प्लेट है ना, इसकी मैं कर दूंगा अर्थिंग। क्या कर दूंगा,
अर्थिंग। तो अब सारा पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया पूरा। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और मैं इसको और पोटेंशियल देकर इसमें और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हूँ, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको तार से जोड़ दूंगा और ये चार्ज बह जाएगा कहीं जहां मुझे जरूरत है। कैपेसिटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फैन में करते हैं, मोटर में करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, टाइम खत्म हो रहा है, कल मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहना, ठीक है, थ्योरी एंड ऑल एवरीथिंग। सीबीएसई का बस सिलेबस आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है।